कोई डाउट नहीं है? क्या बात, काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया यार। टेक्निकली थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, ठीक है। तो मैं 1 ही मिनट 2 मिनट और वेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है, सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कहाँ बात कर लिया था? तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिएक्शंस पे बात कर लिया था। ठीक है, एसिड बेस के रिएक्शन, एसिड का मेटल के साथ, एसिड का नॉन मेटल के साथ, एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ये सारी चीजें लास्ट क्लास तक हो गई थी। किसी को भी यहाँ तक में समस्या जो लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने किया है तो फटाफट से बता दो, अपन उस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोई ऐसा जिसको रिएक्शंस के रिगार्डिंग कोई समस्या है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लो, उस पर बात कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर नहीं है? ठीक है, किसी ने मतलब बिल्कुल आसान से रिएक्शंस थे, रट्टा मारने, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस के आगे की कहानी। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो सबसे पहला चीज जो आज का क्वेश्चन है अपना वो ये है कि बताओ बताओ एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है? ऐसा क्या चीज है जो एसिड बेस में कॉमन है? हम अलग अलग तो पढ़ ही रहे हैं कि एसिड सॉर है, बेस बीटर है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट नहीं करता। बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। बेस जो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विद बेस बताया था तरनजोत, मैं फिर से बता दूंगा, लास्ट में एक बार याद दिला देना मुझे। ये लास्ट के 10 मिनट जब हम डीएसएस रखेंगे तो मैं फिर से इसको रिकैप करा दूंगा। ठीक है, सो ये चीजें हमने लास्ट क्लास तक में देख ली थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि भैया एसिड बेस में कॉमन क्या है।
सो देखो एसिड बेस में एक चीज जो कॉमन है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों ही जैसे एक्वस मीडियम में जाते हैं, सीधे समझो जैसे पानी में जाते हैं। सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। और क्यों करने लगते हैं? क्योंकि एसिड जो होता है वहां पे एक आयन देता है, दैट इज H+ आयन, ठीक है। बेस जो होता है वहां पे एक आयन देता है, दैट इज OH- आयन। और इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट हो पाती है क्योंकि वहां पे आयंस आ चुके हैं, और अगर आयंस किसी सॉल्यूशन में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां कंडक्ट होगी ही होगी। सो ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ही जब वाटर में जाते हैं, दोनों ही जब एक्वस बनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों ही आयन जनरेट करते हैं। कौन से आयन जनरेट करते हैं? तो एसिड जो होता है वो H+ आयन जनरेट करता है, बेस जो होता है वो OH- आयन जनरेट करता है। H+ आयन जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। आगे जाओगे तो इसका नाम थोड़ा सा और भी बदल के कुछ और भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ और नाम इससे भी जाना जाएगा, ठीक है। लेकिन OH- बेस क्या कहलाता है? OH- आयन। OH- आयन देता है बेस। उस OH- आयन को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। जो बेस देता है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। सो बेस क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। एसिड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन की वजह से। बात आती है कि क्या बिना आयन के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता? तो नहीं, बिना आयन के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। चलिए तो बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ पे। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन। हमको पता है कि भैया किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है तो आयन का होना जरूरी है। कीटायंस प्रेजेंट इन द एसिड इज हाइड्रोजन आयन, उसको हाइड्रोजन आयन फिलहाल कह रहे हैं, दैट इज H+ एक्वस में, इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो H+ है इसके वजह से ही कंडक्टिविटी आई और इसी के वजह से एसिडिक नेचर भी आया है। बेसिस जनरेट करते हैं OH- आयन जब वाटर में जाते हैं, इसी के वजह से बेसिक नेचर भी आता है। मतलब एसिड में एक्चुअल में जो एसिडिक नेचर आया है वो उसका जिम्मेदार ये H+ है, और बेस में जो बेसिक नेचर आया है उसका जिम्मेदार ये OH- है। अच्छा, अब किस तरह का नेचर? तो रिएक्शंस, एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिएक्शंस जो है वो इस पे डिपेंड करती है क्योंकि एसिड H+ देते हैं और बेसेज OH- देते हैं। सो एसिड की जितनी प्रॉपर्टी है वो H+ के वजह से है, बेस की जितनी प्रॉपर्टी है OH- के वजह से है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि मान लो OH- और H+ अगर नहीं बना तो, और ये कब नहीं बनेगा? जब वाटर नहीं रहा। ये वाटर मान लो जो एसिड है, एसिड को हमने क्या किया? पानी डाला है, बोला है ना यहाँ पे कि भैया एक्वस होना चाहिए। देखो ये एक्वस होना चाहिए। एक्वस का मतलब क्या है? कि पानी होना चाहिए, तभी ये कहानी होगी। अगर पानी नहीं रहा तो, बेस में पानी नहीं रहा तो, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा कि ना एसिड अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा ना ही बेस अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि दोनों रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, थोड़ी देर बाद अपन फिर से पढ़ेंगे, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ड्राई HCl। HCl का अगर गैस ले लिया, HCl तो एसिड है, उसका गैस ले लो गैसियस फेज में, और उसके ऊपर लिटमस को रख दो, सूखा लिटमस, गीला नहीं, सूखा। सूखा लिटमस रखोगे, लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। कोई भी टेस्ट कर लो सूखा HCl में, भैया उसका कलर चेंज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको पानी ना मिल जाए। तो समझ लो बेचारा एसिड और बेस जो है वो पानी के बहुत प्यासे हैं। बिना पानी के भैया इनके जीवन में कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जब प्यास बुझेगी पानी की तभी ये कोई काम कर सकते हैं। सो ये कहानी हो गई एसिड और बेस में कॉमन क्या है। अगर वो पानी में रहेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर वो पानी में नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं होगी। अगर वो पानी उनको मिलेगा तो अपना एसिड और बेसिक नेचर वो दिखाएंगे, जो भी उनका एसिडिक बेसिक नेचर होता है, रिएक्शन होना, टेस्ट होना, व्हाटएवर। लेकिन अगर पानी नहीं रहेगा तो वो अपना रिएक्शन भी नहीं दिखाएंगे। सो इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना है कि एसिड और बेस उनका अपना इंपॉर्टेंस तब ही है जब वो पानी के साथ आएगा, ठीक है। सो ये कहानी हो गई, दोनों में क्या चीजें कॉमन है उसके बारे में। फटाफट से ये तीन चारों पॉइंट्स को छापो और किसी को समस्या लगे तो पूछ लो, ठीक है। एसिड बेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है लिक्विड फेज में उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लिटमस पेपर कैसे बनता है? लिटमस पेपर बनाने के लिए एक ऐसे बोल लो कि फॉर अ टाइमिंग, ऐसा समझ लो एक चीज होती है दैट इज लिचेंस।
ठीक है, अब उसको लिचेंस को क्या ही बोलो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिलहाल बोल के काम चला ले रहा हूँ मैं, इसमें नहीं जा रहा कि उसका कैटेगराइजेशन कैसे है। सो लिचेन से बनाया जाता है लिटमस। चलो ठीक है, छापो इसको फटाफट। ये कि अगर एक्वस ना हो के लिक्विड हो गया, वाटर होना जरूरी है, एक्वस होना जरूरी है। अगर एक्वस नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है तब जब वो पानी में गए हैं तब। सूखे सूखे हैं तो वो नहीं इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट है। ज्यादा लिक्विड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगा, बस वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अब नींबू का रस है, उसमें तुम खूब सारा पानी डाल दो तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, पहले बहुत खट्टा लगता, थोड़ा कम खट्टा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका खट्टापन खत्म हो जाएगा, नहीं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल करेगा, कम ज्यादा हो सकता है बट करेगा। ठीक है, डन है। किसी को भी और कोई डाउट है, कोई समस्या तो पूछ लो। अल्कलीज क्या होती हैं, पहले इन सबसे नीचे में लिखा हुआ भी है अल्कली, मैं इसको बताने वाला हूं बट इसको छाप लो पहले। देखो अल्कली का मतलब होता है ना कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली होते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पिंकी बोल रही है क्या पानी के बिना एसिड नहीं बन सकता। पिंकी, पानी के बिना एसिड बन सकता है, लेकिन वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। बन जाएगा लेकिन अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ठीक है, बनाने का और दिखाने में फर्क होता है ना। बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं। बट वाई, क्योंकि पानी के बिना, अब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई किसी को दौड़ना है, फॉर टाइमिंग मान लो रनिंग करनी है। सो रनिंग करने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको खाना खाना पड़ेगा। तो एसिड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब वो रनिंग तब कर पाएगा, वो अपना काम तब कर पाएगा जब उसको पानी मिलेगा। उसी तरीके से जैसे एक रनर है, उसको खाना मिलेगा तो वो दौड़ पाएगा, बिना खाने के नहीं दौड़ सकता, मतलब बिना खाने को रनर जैसा किसी काम का नहीं है। तो रनिंग प्रॉपर्टी उसमें कब आई, जब उसने खाना खाया। वही सेम कहानी है कि एसिड में वो प्रॉपर्टी कब आई एसिडिक, जब उसने पानी पिया, मतलब ऐसे कह लो कि जब वो पानी के साथ है। डन है। चलो, अल्कली किसको बोलते हैं, अल्कली जो बेस वाटर में सॉल्युबल उसको बोलते हैं अल्कली। अभी बताने वाला हूँ थर्ड नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, अभी बता भी दिया अल्कली वाली चीज। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, जो बेस पानी में सॉल्युबल हो उसको बोलते हैं अल्कली। एग्जांपल NaOH, KOH छाप लेना। सुमित, ये अनियन हमको क्यों रुलाता है, इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसका आंसर मैं दे दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, डन है। उसमें सल्फर का बहुत बड़ा रोल है, मोटे तौर पे बता दिया। चलो करो फटाफट से। अच्छा, इतने से हो गया सुमित, चलो ठीक है, मेरे को लगा कुछ और भी इसमें जानना चाहते हो। ठीक है ठीक है, बस यही पूछना था, तो ठीक है, छापो फटाफट से। छाप लिया, ठीक है। हाँ, डायग्राम भी बनाना है, बिल्कुल डायग्राम बनाना है, इसीलिए लगा हुआ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है भाई, सबको डायग्राम बनाओ। बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ। नेप्थलीन, या नेप्थलीन के बारे में कहना मुश्किल है, बट मतलब वो एसिड बेस में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कार्बन का कंपाउंड, वो कहाँ एसिड बेस में आएगा। वो भी कार्बन का ऐसा कंपाउंड है जिसमें न्यूट्रल नेचर होता है, ना एसिड में आएगा ना बेस में आएगा, वो किसी में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज एसिड बेस होता है। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार।
चलो, सो देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये क्या लिया कि एक बीकर ले लिया, इस बीकर में क्या किया कि एक सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन लिया? तो HCl का सॉल्यूशन है, मतलब HCl को पानी में डाल के लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या चीज है? तो एक समझ लो लकड़ी तरह की चीज होती है, ठीक है, जिसको जब शैंपेन बनाया जाता है तो उसको बॉटल पे लगाया जाता है, दैट इज। या फिर ऐसे देखोगे कि जो ये दवाइयाँ आती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है, दुकान में जाओगे तो वो जैसे खट करके निकालते हैं, ऐसे लकड़ी का ऐसे लगा होता है, लकड़ी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कॉर्क है, ठीक है, ये रबर कॉर्क है बाय द वे, लकड़ी वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों आयरन का यहाँ पे नेल लगा दिया। दोनों नेल से क्या किया कि भैया वायर की कनेक्टिविटी दे दी, और ये वायर जो है बल्ब से जाके कनेक्ट हो गया और एक तरफ बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब होता क्या है कि हमें फिजिक्स में पढ़ाया गया कि अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो ही आपके पास वो बल्ब जलेगा, मतलब करंट पास होगी, अदरवाइज पास नहीं होगी, ठीक है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर अपने पास बल्ब जल रहा है मतलब सर्किट कंप्लीट है। देखा गया तो ये बल्ब जल रहा था, स्विच ऑन रखा गया तो बल्ब जल रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है मतलब करंट फ्लो हो रहा है हर जगह से। करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि ये जो दोनों अपने पास नेल्स हैं, इनकी तो डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, चिपका के तो नहीं रखा है। फिर इसका मतलब यहाँ से यहाँ करंट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो थ्रू HCl सॉल्यूशन, क्योंकि इनके बीच में HCl सॉल्यूशन है, तो HCl सॉल्यूशन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि HCl जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कब? जब वो पानी के साथ है तब चलेगा। अगर यहाँ पे 2-3 टुकड़ा सॉलिड टुकड़ा HCl का रख देते और सोचते कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो नहीं होती। जैसे शक्कर टाइप का, शुगर टाइप का बना लेते या पाउडर नमक जैसा बना लेते, उसमें इसको लगा देते, नहीं पास होता जब तक कि पानी नहीं वहां पे आ जाए। डन है? किसी को इसमें दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया हमको डायग्राम समझ नहीं आया? डन है? चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस, और उन दोनों में क्या कॉमन है। हमको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज, एसिड्स में H+ आयन होता है और बेस में OH- आयन होता है, ठीक है। इस OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, चलो, और H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है फिलहाल। अब नेक्स्ट आता है कि भैया एसिड और बेस जो है ये वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, कैसे ये H+ निकलता है, क्या होता है, तो थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो देखो ये चीज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। सो कहता क्या है कि जब भी HCl जो है ये पानी में जाता है, सो ये एक आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज H3O+ आयन। अब समझो ये चीज, एक्चुअल में जो HCl का जो एसिडिक नेचर है वो H+ आयन की वजह से नहीं है जो हमको यहाँ बताया गया, ये तो बस समझाने के लिए बोल लेते हैं। एक्चुअल में जो उसके पास एसिडिक नेचर आता है वो आता है H3O+ आयन की वजह से। इस H3O+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि हम यूजुअल अपने डेली लाइफ में, हम अपने डेली लाइफ में इस हाइड्रोनियम आयन को नहीं लिखते हैं, हम इसके जगह H+ लिख के काम चला लेते हैं, क्योंकि जहां पे भी H+ आएगा हम समझ लेंगे वहां पे ये है। क्यों? क्योंकि H+ स्टेबल होता ही नहीं है। H+ हाइड्रोजन आयन इज वेरी अनस्टेबल। वो जैसे ही H+ होगा वो H+ अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके। सो हमको ये एक अंडरस्टूड है, एक हमारे माइंड में ये सेट है कि कहीं पे H+ की बात हो रही है मतलब वहाँ H3O+ ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ H3O+ की एक्चुअल में बात हो रही है। बाकी H+ की स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए ना ही कंडक्टिविटी ना ही एसिडिक नेचर H+ के वजह से आता है, वो एक्चुअल में H3O+ की वजह से आता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भैया H+ बोलो या H3O+ बोलो, उससे कोई अपने को दिक्कत नहीं है। देखो अब स्टेटमेंट सॉरी, बोलता क्या है कि HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉरी H+, ये क्या लिख दिया था, H+ आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब H+ का सेपरेशन HCl से H+ तब तक अलग नहीं होगा जब तक पानी ना आ जाए। बिना पानी के HCl से H+ अलग नहीं हो सकता।
कोई मेरे को थोड़ी देर पहले ये बोल सकता था कि एक बात बताइए कि सारी कहानी H+ की वजह से, तो इसमें वाटर का रोल कहाँ से आ गया? H+ को अलग करो, Cl को अलग करो, H+ से काम निकाल लो, वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। यहाँ पानी कहाँ इन्वॉल्व है? तो देखो पानी ऐसे इन्वॉल्व है कि ये जो H है वो तब तक निकलेगा ही नहीं बेटा जब तक ये H2O ना आ जाए। इस H को निकलने के लिए H2O का होना जरूरी है। सो ये H2O और HCl जब मिलते हैं तो एक Cl- आयन अलग और H3O+ आयन होता है, और ये जो H3O+ है यही जिम्मेदार है एसिडिक नेचर का। अब आगे क्या कहता है? कहता है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। इसका मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल। वो अकेले नहीं रह सकता H+, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? वो हमेशा H3O+ फॉर्म में रहेगा। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, thus the hydrogen ion must always be shown as H+ aqueous और हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए H+ आयन जो है उसको सिर्फ H+ नहीं लिखते, H+ aqueous लिखते हैं। ये बताता है कि H+ पानी में है, और H+ पानी में है तो हमको अंडरस्टूड है कि वो H3O+ ही है। सिर्फ अकेला H+ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पे H+ H2O के साथ ये इंटरेक्ट करके क्या बना लेता है? H3O+। HCl H2O के साथ जाता है तो इसने H+ को दिया, वो H+ इसके साथ जाके H3O+ बनाया, Cl- अलग होके यहाँ बैठ गया। सो यही कहानी है एसिड की और H+ की। बेस में ऐसा कुछ नहीं है, बेस में ऐसा टेंशन नहीं है, लेकिन एसिड में ऐसी कहानी है। फटाफट छापो, किसी को समस्या हो तो पूछना। छापो इसको, डायग्राम नहीं बनाना, छापो इसको। हमेशा H3O+ देता है। बड़े हो गए तो थोड़ा और भी कुछ पढ़ोगे बेटा, बट अभी के लिए H3O+, ठीक है। H5O2+ भी देता है, H7O3+ भी देता है, बट अभी आपके स्टैंडर्ड में H3O+ है, ठीक है। दैट इज हाइड्रोनियम है। H3O+, बिल्कुल H3O+ स्टेबल है, लेकिन H+ स्टेबल नहीं है। बिल्कुल पिंकी, H3O+ स्टेबल है लेकिन H+ स्टेबल नहीं है। बेस का अभी बता रहा हूं आकाश, बेस के लिए रुक जाओ। बस बेस के लिए अभी तक इतना बताया है कि बेस OH- आयन देता है और एसिड H+ देता है। बेस में इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। एसिडिक, दिव्यांशु एसिडिक बताया तो, 0 से 14 इज एसिडिक। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 0 से 7 इज एसिडिक, माय बैड। वेरी एसिडिक, 0 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। डन है, सबने छाप लिया? कोई ऐसा जिसका लिखना बाकी है? डायग्राम नहीं बनाना। कंगना लास्ट लाइन, द हाइड, अच्छा लिख लो, लिख लो, लिखना बाकी है, मेरे को लगा समझने में बोल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक रहा हूँ, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखो। डायग्राम, डायग्राम हमें बता रहा है कि HCl गैस कैसे बनेगा। देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे HCl गैस बनाया गया। कैसे बनाया गया?
सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को सोडियम क्लोराइड में डालने पे HCl गैस निकलता है। उस HCl गैस को देखो, जो HCl गैस यहाँ निकला, अगर आपने एक लिटमस लिया है जो सूखा होता है, ये मॉइस्ट लिया है, अगर ड्राई लिटमस लेते तो ब्लू कलर के लिटमस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि HCl गैस जो है वो ड्राई, वो भी उसमें पानी नहीं है, लिटमस में भी पानी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस ले लिया, भींगा हुआ लिटमस ले लिया, तो HCl जाएगा तो इसको वाटर मिल गया, वाटर मिलेगा तो वहां रिएक्शन करेगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। सो मॉइस्ट लिटमस जो है वो रिएक्ट करेगा, लेकिन ड्राई लिटमस रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखवा देता हूं मैं। Moist litmus shows color change with HCl gas but not dry. ठीक है, चलो इसको छाप लेना कि मॉइस्ट लिटमस जो है वो कलर चेंज दिखा सकता है, लेकिन सूखा लिटमस कलर चेंज नहीं दिखाएगा। डन है, चलिए ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई, सॉरी, ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया कब एसिडिक नेचर दिखेगा, कब एसिडिक नेचर नहीं दिखेगा। ठीक है, बाय विच लिक्विड, मॉइस्ट का मतलब होता है पानी से भिंगाना। आकाश बाबू, पानी उस पर 2-4 बूंद डाल दो, मॉइस्ट हो गया। मॉइस्ट का मतलब होता है पानी और कुछ नहीं, पानी से ही भीगेगा तो मॉइस्ट कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं कि अगर बेस को डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या होता है। सो देखो भैया, बेस जो है जब वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस देता है, काम खत्म। ये सीधा बात है, यहाँ OH माइनस एक्वस मिलता है, यहाँ H3O प्लस टाइप का कोई आयन नहीं मिलता, बस सीधे OH माइनस एक्वस मिलता है, जिसके वजह से बेसिक प्रॉपर्टी आती है। सो यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का जिम्मेदार कौन है? OH माइनस। फटाफट छापो। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये भी कंडक्टिविटी कब दिखाएगा? जब पानी में होगा। सूखा रहेगा तो सूखा, ना एसिड ना बेस, किसी काम का नहीं है। बेचारा सूखा है, प्यासा है, कैसे उससे काम कराओगे? नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, बेस में OH माइनस आयन होता है, वो OH माइनस आयन ही जिम्मेदार है सारे बेसिक नेचर के लिए। जो भी बेसिक नेचर देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलता है, उसका जिम्मेदार कौन है? OH माइनस आयन। ठीक है, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन, एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, एक H प्लस है, एक OH माइनस है, और कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा समझाता हूँ एक और भी चीज। H2O क्या है? देखो मैं H2O कैसे बना रहा हूँ। H, देखो इधर H2O, मेरा मन करे तो मैं ऐसे नहीं बना लूँ H2O को। देखो तो समझो इस चीज को, बीच में एक लगा दिया O, और दोनों साइड में लगा दे रहा हूँ एक एक H। ठीक है, सो ये दो एक एक H हो गए, एक H हो गया, ये एक H हो गया। ठीक है,
अब इसमें आपको करना क्या है ना कि इसको काटो। कैसे काटो? दो एटम को एक साथ, एक को अलग, ठीक है। मान लो मैंने इसको यहां से काट दिया, यहां से छुरी चला दी, ठीक है। कहानी क्या था? ये H है, देखो समझो इस चीज को, ये H है, ये O है, ये H है। जैसे काटा, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट बन गया तो इसको बोलेंगे H प्लस, ये पार्ट बन गया, ये हो गया OH माइनस। अच्छा, ये हो गया एसिड वाला पार्ट, ये हो गया बेस वाला पार्ट। डन है? तो ऐसे याद रहेगा। H प्लस, वाटर को ही दो पार्ट में तोड़ा, OH वाला बेस पार्ट, H वाला एसिडिक पार्ट। तो इस तरीके से याद रखना कि बेस में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, काम खत्म। ठीक है, चल। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग इनके एसिडिक नेचर कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये चीज समझने के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक टॉपिक दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो माँ फर्जी टॉपिक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब क्या हुआ ना कि मान लो घर में दो कप चाय बनाने के लिए दूध रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आ गए, भैया चाय पिलाना ही है, और घर में मान लो कि टोटल 6 मेंबर हो गए और 2 कप के लिए दूध रखा हुआ है। क्या किया जाएगा? कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा। और गेस्ट ऐसे नहीं है कि भैया उनको एकदम अच्छा वाला ही चाय चाहिए, ठीक ठाक चाय चलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो दूध था 2 कप, उसमें डाल दिया गया 3 कप पानी, 4 कप पानी डाल दिया गया, ठीक है। तो चाय बना दिया गया। सो जो दूध में जो पानी डाला गया, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइल्यूशन। दूध में जो पानी डाला गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब ऐसे कह लो कि किसी चीज में पानी को ऐड कर देना, दैट इज सिंपली डाइल्यूशन। अब इससे होगा क्या? इससे हम ऐसे नहीं कह सकते कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो दूध था, जो मिल्क था, वो घट गया, या मान लो शक्कर का शरबत होता तो उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया। जिस भी चीज के लिए आप डाइल्यूट करोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया। कैसे पता? अगर मान लो 1 कप दूध होता तो उसका जो टेस्ट है, और जो 1 कप दूध का चाय और जो ये पानी वाला दूध का चाय होगा, उसके टेस्ट में फर्क दिखेगा कि यार ये तो पानी पानी सा लग रहा है, इसमें दूध का टेस्ट नहीं आ रहा है। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। और यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, घट गया है। सो हम बोलते क्या है कि डाइल्यूशन क्या चीज है? तो यहाँ ध्यान दो, हम एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स करना, एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, उनके कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज हो जाना। कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन का? आयंस का। अब ऑब्वियस है भैया, एसिड था तो H प्लस आयन देगा, बेस था तो OH माइनस आयन देगा, ठीक है। तो उन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को घट जाना, सीधे समझो ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और बेस के कॉन्सेंट्रेशन का घट जाना। सो एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन का घट जाना कैसे? पानी के एडिशन के वजह से, इसी चीज को बोला गया डाइल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कि भैया डाइल्यूशन जो है ये प्रोसेस किया कैसे जाता है? सो देखो ये प्रोसेस जो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक है। जैसे दूध में फटाक से पानी डाल दिया ना, वैसे एसिड में नहीं डाल सकते, क्योंकि एसिड में जैसे डालने जाओगे ना तो एसिड ब्रूम ब्राम करने लगेगा, वो खतरनाक बन जाएगा, वो एक्सप्लोजन टाइप की चीज हो सकती है, बहुत गर्म हो जाएगा, वो एक्सीडेंट करा सकता है। सो इनका डाइल्यूशन करते कैसे हैं? एसिड और बेस का डाइल्यूशन कैसे करते हैं? सो इनको डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा अलग तरीका लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सो दूध को डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी लेके डाल दिया तो दूध डाइल्यूट हो गया। लेकिन एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड में पानी नहीं डालेंगे, हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे? पानी में ना एसिड को डालेंगे, मतलब पानी 1 लीटर ले लिया और उसमें थोड़ा 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 एसिड डाल रहा है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, वो भी एक ही बार में नहीं, धीरे 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 करके डाला जाता है, ठीक है। ताकि वहां पे धीरे धीरे जब करके डालेंगे तो वहां एक्सीडेंट के चांस नहीं है, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, और एक्सोथर्मिक नहीं होगा तो हमको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर एसिड में लेकर अगर हमने पानी को डाल दिया, एसिड लिया एक मान लो बीकर में लिया और उसमें सोच रहे हैं कि चलो पानी डाल देते हैं, जैसे ये डालने जाओगे भैया वो खतरनाक है, वो बीकर फूट सकता है, वो बीकर एक्सीडेंट करा सकता है, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट वहां जनरेट होता है। सो ये कहता क्या है, इस चीज पे जरा गौर फरमाते हैं। तो बोलता है कि डिसॉल्विंग ऑफ एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक होता है। तो कैसे डाइल्यूट करें, हाउ टू डाइल्यूट? द एसिड मस्ट बी एडेड, एसिड को ऐड किया जाता है स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब एसिड को धीरे धीरे करके पानी में मिला और उसको घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा एक्सोथर्मिक ना हो, ज्यादा खतरनाक ना हो, ठीक है।
अगर इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को आपने एसिड में डाल दिया तो द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और कॉज हार्म। ठीक है, तो वो स्प्लैश आउट हो सकता है, वो गर्म हो सकता है, वो जला सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जो वहाँ शीशा है, जो कांच है, वो टूट भी सकता है। सो ये कहानी हो गई डाइल्यूट करने का, कि एसिड या बेस को डाइल्यूट कैसे करते हैं। दोनों को ही ऐसे करते हैं, बट बेस में उतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या एसिड में है, क्योंकि एसिड्स का फ्रिक्वेंट यूज है, एसिड बहुत ज्यादा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो इस वजह से एसिड्स को ज्यादा इस मामले में पढ़ा जाता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको एक्चुअल में डाइल्यूट जब प्रैक्टिकली करना होगा तो कैसे करोगे। देखो, आप करोगे क्या कि जैसे मान लो ये वाटर ले लिया इस बीकर में, ठीक है, इस बीकर में वाटर ले लिया, और इस बीकर में वाटर लेने के बाद आप करोगे क्या, अच्छा 9th क्लास में ही पढ़ना था, क्या बात है, इसमें करोगे क्या कि इसमें एक ग्लास का ट्यूब लगाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्लास का थिक ट्यूब लगता है, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ थिक, बाकी ऐसा भी नहीं कि बहुत मोटा होता है। एक ग्लास का यहाँ ट्यूब लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर, मतलब ये जो अपने पास क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट स्ट्रेट, हाँ जस्ट मिनट, ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर धीरे धीरे एसिड को थ्रो किया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, तो इसको क्या किया जाएगा ना, धीरे धीरे इस ग्लास के ऊपर डाला जाएगा, और ग्लास से होते हुए एसिड जो है, ये बहुत स्लोली स्लोली ग्लास से होते हुए, ग्लास में चिपकते हुए ये आके सॉल्यूशन में मिलेगा, वाटर में मिलेगा। और इस तरीके से ही किया जाता है एसिड को डाइल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से करने पे खतरा नहीं होता है, और आसानी से एसिड को डाइल्यूट किया भी जा सकता है। ठीक है, छापो फटाफट से। ठीक है, चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये जो एसिड है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। एक साथ डाल देंगे तो बॉम्ब फूट जाएगा कंगना, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है, खतरा हो सकता है। HCl को हाँ खरीद सकते हो यार, लेकिन अब थोड़ी समस्या होने लगी है, पहले समस्या नहीं था। पर मिलने को सब कुछ मिलता है, ऐसा क्या है जो नहीं मिलता है, सब मिलता है। अच्छा, ये रिएक्शन इंटरनल में पूछा गया था। ओके, ओके दिव्यांशु। हाँ, फिगर बना लेना आकाश। हाउ टू डाइल्यूट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग लिखा है निहारिका। स्टीयरिंग मतलब चलाते रहना, ऐसे चम्मच से हम गोल गोल घुमाते हैं ना, शक्कर मिलाते हैं, उस तरीके से स्टीर करना। सेम प्रोसीजर पिंकी, सेम प्रोसीजर, नथिंग एल्स, कुछ भी अलग नहीं है, सेम प्रोसीजर है।
चलो ठीक है, छाप लिया सबने? कोई ऐसा जिसका बचा हुआ है? कोई ऐसा जिसका बचा हुआ है बेटा? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अगर पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में टाइम बचता है चैप्टर खत्म होने के बाद पॉसिबली, तो अपन काहूत करेंगे, ठीक है? पहले इस चैप्टर का करेंगे, पिछले वाले चैप्टर का बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर का करेंगे। ओके निहारिका। ठीक है चलो, अब आता है कि भैया पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। पीएच हम पढ़ चुके हैं पहले, अब अपन आते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे, ठीक है? अब जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि पीएच प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। हमारे बॉडी जो होती है, अब ये बिल्कुल लिखने वाली चीज है, इसमें कुछ कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बस रट्टा मारने वाला है। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7 से 7 टू 7.8 के बीच में होता है। हमको पता है कि ब्लड का पीएच 7 से अधिक होता है। ब्लड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है? पीएच स्केल हम पढ़ चुके निहारिका, पहले पीएच स्केल पढ़ाया था ना? पीएच स्केल पढ़ाया है ना लास्ट क्लास में? हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो, सो पीएच जो होता है वो कहाँ से कहाँ हमारे बॉडी का होता है? तो 7 से ज्यादा का हो, 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7.8 से कम होना चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी का पीएच 7.8 से बढ़ जाएगा तो अच्छा है, खूब खूब बेसिक हो जाएंगे तो अच्छी चीज है, नहीं। हमारे बॉडी को या किसी भी चीज को एक खास रेंज में पीएच चाहिए होता है, उससे ज्यादा या उससे कम दोनों ही खतरनाक है, ठीक है? उससे ज्यादा होगा तो भी समस्या, कम होगा तो भी समस्या, एक फिक्स रेंज में होना चाहिए। अब निहारिका बोले पीएच ज्यादा कैसे खतरनाक है? निहारिका देखो समझो कैसे कैसे ज्यादा खतरनाक है। बेटा अगर आपसे बोला गया कि आप नींबू पानी पी लो, नींबू को ऐसे 2 बूंद जीभ पे डाल दो, डाल के पी सकते हो, थोड़ा खट्टा लगेगा पर पी सकते हो, क्योंकि उसकी पीएच हाई है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। लेकिन किसी ने अगर ये बोल दिया कि बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है उसको जीभ पे 2 बूंद डाल लो, भाई जिंदगी में भी ट्राई मत करना गलती से। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका पीएच बहुत कम है, वो हमें खतरनाक, वो हमारे लिए खतरनाक है, हमारे जीभ को डैमेज कर सकता है, जला सकता है, हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट कर दे हमारे जीभ को, ठीक है? तो इस वजह से नींबू हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो चीज खतरनाक है। सेम है कि जैसे जो सोप होता है, सोप भी बेसिक नेचर का होता है, लेकिन उससे हमको उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे, जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, उसको ले लो, उसको पानी में डाल दो और हाथ डालो, भैया पूरा हाथ आपका बर्बाद कर सकता है वो। सो इस वजह से एसिड का एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ का एक फेज क्या आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हुआ क्या था, मैं जब बहुत छोटा नहीं था, इन द सेंस 9th या 8th क्लास में पढ़ता हूँ, तो अभी इन्वर्टर्स बहुत चलते हैं, ठीक है? बड़े बड़े वाले बैटरी वाले इन्वर्टर चलते हैं। मैं जब छोटा था तो उतने बड़े बैटरी वाले नहीं चलते थे, सो वहाँ पे उस समय थोड़ा मीडियम साइज की बैटरी आती थी, इतनी बड़ी वाली बैटरीज नहीं होती थी, होती होंगी बट उस समय घर पे थी नहीं, तो मीडियम साइज की बैटरी थी, ठीक है? और उसके अलावा ना मतलब 12-12 वोल्ट के इतने छोटे छोटे भी बैटरीज होते थे। सो क्या हुआ कि मीडियम साइज की बैटरी तो लगी हुई थी घर में, नो डाउट, लेकिन वो 12 वोल्ट वाली जो बैटरी थी ना, तो उसको मतलब मैंने और मेरे भैया ने, दोनों लोग ने क्या किया था, वो हम मैच देखने के लिए, टीवी चलाने के लिए उस 12 वोल्ट के बैटरी का यूज करते थे। वो इतना बड़ा हुआ करता था, लिक्विड वाली बैटरी थी, बाद में वो सॉलिड आने लगी, बट लिक्विड वाली बैटरी इतनी बड़ी थी वो, ठीक है? शायद आई गेस कार वार में जो बैटरी लगती है उस वही थी बैटरी, मेरे को जहाँ तक याद है। तो छोटे थे काफी, 8th क्लास में होगा तब की बात है, 7th या 8th में होगा मोस्ट प्रोबेबली।
सो हुआ क्या कि उसको हम क्या करते थे कि उस बैटरी को लेकर ऐसे घूमते रहते थे। एक चार्जर था इतना बड़ा सा, उससे चार्ज करते थे, और एक छोटी सी टीवी थी, तो उससे वो बैटरी को कनेक्ट कर देते थे और टीवी देखते थे। तो बैटरी को लेकर घूमना कोई बड़ी चीज नहीं थी, करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें से ना एसिड लीक हो रहा था और हमने नोटिस नहीं किया, ऊपर से निकल रहा होगा, नोटिस नहीं किया। सो टीवी उवी देख लिए और उसको बेड पे रखा हुआ था। सो एक बेड पे रखा हुआ था, टीवी देख के उसको बेड पे ही छोड़ के और चले गए सोने के लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि सुबह ये पता चला कि जहाँ बेड पे रखा हुआ था, वहाँ पे एक कंबल रखा हुआ था, मतलब कंबल के ऊपर बेसिकली रखे हुए थे। उसने पूरे कंबल को जहाँ जहाँ एसिड दिया था, उस पूरे कंबल में मतलब होल हो गया था, छेद हो गया था, उस पूरे कंबल को उसने जला दिया। उस एसिड का असर था इतना भयानक। बहुत सारी डाँट पड़ी, वो जो भी व्हाटएवर, वो तो अलग बात है, बट हाँ, ये एक कहानी है जो मेरे लाइफ से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। सो इसलिए एसिड्स बहुत खतरनाक हैं। अगर उनका पीएच काफ़ी कम है, मतलब हाइली एसिडिक है, वो काफ़ी खतरनाक है। ठीक है? कम खतरनाक कैसे? दिव्यांशु, कहाँ कम खतरनाक है ना नींबू, कहाँ ज़्यादा खतरनाक है? नींबू हम जीभ पे डालेंगे तो क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, पी जाएँगे उसको। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है कि भैया पीएच ऑफ रेन वाटर अगर 5.6 से कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि एसिड रेन होने लगा। ये भी बहुत खतरनाक है, मतलब पीएच ऑफ रेन वाटर अगर बहुत कम हो गया तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है। उससे होगा क्या, बहुत सारे प्लांट, वेजिटेशन, एनिमल्स जो है वो बर्बाद हो जाएँगे, और इवन हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, हमें बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है, और सबसे बड़ा नुकसान हमारे मॉन्यूमेंट्स को हो रहा है। वन ऑफ द एग्जांपल इज ताजमहल। ताजमहल का येलो होना इज द मेन रीजन, उसके पीछे का, दैट इज एसिड रेन। ठीक है, डन है। चलो, तो इसको लिख लो फटाफट से। क्या बोल रहे हो? तो इसको फटाफट से छापो, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। येलोइंग ऑफ ताजमहल। बोलो अंकित। छापो फटाफट से, और मैं देख रहा हूँ जिसके से क्वेश्चन है पूछते जाओ। मेरा मैसेज, हाँ आ रहा है अंकित, बोल भाई। मेडिसिन में भी तो एसिड यूज होता है, बिल्कुल यूज होते हैं कंगना, बिल्कुल यूज होते हैं। अरे बहुत काम की चीज है एसिड बेस, लेकिन रेंज में। ज्यादा हो गया तो समस्या, कम हो गया तो समस्या। एक फिक्स रेंज में होना चाहिए, तो ही फायदा है। बोलो दिव्यांशु, क्या डाउट है उस टाइम से? नहीं, उस टाइम से नहीं, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, उसको मार्बल कैंसर हुआ? हाँ बिल्कुल 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 निहारिका, वही चीज, येलोइंग इज द सेम थिंग। Why should curds or substance cannot be kept in brass and copper vessel? भाई इसलिए नहीं रख सकते उनको क्योंकि वो मेटल्स हैं, और जो कर्ड है, जो आपके पास सौर सब्सटेंस है, उसमें एसिड होता है, और एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, हमको पता है। दोनों रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस दे देंगे तो हमारे लिए समस्या है। इसी वजह से हम मेटालिक कंटेनर में कभी भी खट्टी चीजों को नहीं रखते। ठीक है, डन है दिव्यांशु? छाप लिया सबने इसको? अब ठीक है, अब देखो, लोग रख लेते हो बात अलग है निहारिका, बट रखना नहीं चाहिए। आइडियली रखना नहीं चाहिए, रख रख के कोई खा ले ना खा ले, दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं, फराज बढ़ घट जाने के वजह से इन्फेक्शन होता है, ना कि उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। बढ़ता घटता उसकी वजह से इन्फेक्शन पॉसिबल होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बढ़ने घटने की वजह से इन्फेक्शन होता है। कुछ होता क्यों नहीं है उन लोगों को? यार देखो, अब ठीक है, मतलब हमारी बॉडी क्या है ना, ऐसी बनी हुई है कि, अच्छा एक बात बताओ, मैगी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, खाते हैं ना? चॉकलेट अच्छा नहीं होता, खाते हैं ना? आइसक्रीम बहुत अच्छा नहीं होता, खाते हैं ना? चिप्स अच्छा नहीं होता, चिप्स में बहुत सारी चीजें जो यूज करते हैं वो खराब है, खाते हैं ना? कुछ होता है। तो हमारी बॉडी जो है ना, वो एक लिमिट तक चीजों को टॉलरेट कर लेती है, टॉक्सिक चीजें हैं उसको मैनेज कर लेती है। बट वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो समस्या है। थोड़ी बहुत को मैनेज करके चलती है, और कुछ का असर हमें बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा, किसी और फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। भाई देखो इसका असर क्या होता है, हमको पता है कि भैया हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है,
और HCl रिलीज होने की वजह से हमारे स्टमक का जो pH होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले ऊपर में, ड्यू टू HCl pH, कितना होता है pH स्टमक का लगभग, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बट लगभग क्या होता है, कितना होता है भाई pH स्टमक का? चलो ठीक है, अभी 2 लोगों का ही आंसर आया, बाकी जनता गायब हुई है, ठीक है। सो स्टमक का पीएच जो लगभग 2.5-3 के रेंज में चल रहा होता है, ठीक है, लगभग 2.5-3 के रेंज में चल रहा होता है, ठीक है। सो इज अप्रॉक्स 2.5-3, 3.25 इस रेंज में चल रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि मान लो हमने कुछ ज्यादा ही कबाड़ खा लिया, कबाड़ इन द सेंस कि जो मतलब बहुत मतलब हेवी आइटम खा लिया, ऑयली खाना खा लिया, कुछ भी ऐसा हो गया, बहुत हेवी है, पार्टी में गए और खाना था हमको, मतलब हमारी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, पार्टी में गए बड़ा अच्छा खाना मिला, थोड़ा दबा दबा के एकदम गले तक खा लिया। अब गले तक खा लिया तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, डाइजेस्ट करने के लिए HCl रिलीज होता है। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी स्टमक को पता ही नहीं चलता कि भैया जब एक्सेस HCl को रिलीज करना है तो कितना एक्सेस रिलीज करे, तो वो एक्सेस करते जाता। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है, और यही कहानी होती है इंडाइजेशन की, ठीक है। क्योंकि उसको स्टमक को पता नहीं है कि कितना ही रिलीज करना है, वो बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया। अब होता क्या है कि भैया चलो जितना काम का था उतना तो ठीक है, लेकिन जो बिना काम का उस HCl को क्या करें, वो तब हमारे स्टमक को ही डैमेज करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डैमेज करेगा। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि हमें अलग से उस HCl को कंज्यूम करने के लिए, जो हमारे स्टमक पर रिलीज हो चुका है HCl, उसको खत्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे फिर हमें कुछ दवाइयां खानी पड़ती है। उन दवाइयों को बोलते हैं एंटासिड, मतलब एसिड का उल्टा, एंट एसिड, एंटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो उन एसिड्स को खत्म करने के, उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ दवाइयों का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एंटासिड। उनमें उसमें से एक एग्जांपल है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि केमिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या करता है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और एसिड के इम्पैक्ट को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं मिलता है तो सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि लोग बोलते हैं कि अगर इनडाइजेशन हो गया तो बेकिंग सोडा खा लो, बेकिंग सोडा पानी में घोल के पिला दिया जाता है। सो बेकिंग सोडा ज्यादा नहीं देना चाहिए, वो अच्छी चीज नहीं है, पर कभी मजबूरी हो गई तो लोग यूज कर लेते हैं। सेम कहानी उसमें भी है, वो बेसिक नेचर का होता है, वो जाएगा एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, इनडाइजेशन की समस्या को खत्म करेगा। सो एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स वो होते हैं जो हमारे स्टमक में इनडाइजेशन क्रिएट होता है एसिड की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देते हैं, दैट आर नोन एज एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एंटासिड्स का, ठीक है। फटाफट से छापो। सुमित बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज है, एग्जैक्टली सुमित यही यूज है जो अभी मैंने बताया। वो भी क्या होता है, कार्ब, वो भी जो होता है वो सोडा होता है, ठीक है, सोडियम एक तरीके से समझ लो, वो जाके वहां पे सोडियम प्योर नहीं है, मतलब वो भी एक तरीके से मतलब मोटा मोटी तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, और वो जाता है खत्म करता है। सेम सेम काम है वो भी। छापो जल्दी से इसको। दिव्यांशु आस्किंग कि पेट सफा अच्छा है नहीं यार। देखो दिव्यांशु एक चीज होती है यार, अगर हम अपने नेचुरल है, मतलब नेचुरली जो हम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो भी हम नेचुरली जो काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है, बॉडी को मतलब अनटिल अनलेस की कोई बड़ा मतलब इशू ना हमारे बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो थोड़ी बहुत चेंजेस को ना मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसको किसी पे डिपेंडेंट बना दिया किसी चीज पे, तो फिर वो उन चीजों चेंजेस को ना मेंटेन नहीं कर पाएगा और समस्या क्रिएट होने लगती है। सो जो इस तरह की चीजें हैं, बॉडी सफा एंड ऑल, ये ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज करना, इनका इनके ऊपर डिपेंडेंट होना हो जाना इज नॉट गुड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो एसी के लिए, एसी का हैबिट हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं,
ठीक है। अब एसी पे डिपेंडेंट हो गए तो उनको बाहर धूप में जाना पड़ गया या थोड़ा सा भी गर्मी लगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल है टॉलरेट कर पाना। सो वो समस्या फिर क्रिएट करता है। हाँ, ग्रैंडफादर है यार, तो उनका तो ऑलरेडी डाइजेशन बहुत वीक हो चुका है, तो उनके लिए ओके ओके है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यंग हैं उनके लिए समस्या है। ग्रैंडफादर इज ओके, उनको तो मतलब उन लोगों को दवाइयाँ भी बहुत चल रही होंगी, चलती हैं। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए ठीक है। बाकी यंग लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भैया हमारे दांत के सड़ने में इस एसिड का क्या रोल है। देखो भाई, हमारा जो दांत है ना वो बेसिक नेचर का है। बना किससे हुआ है हमारा दांत? तो देखो, दांत हमारा बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से। और कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ही, मतलब ऐसे बोलो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और इवन हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। अब होता क्या है? होता ये कि मान लो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद कोई खाने का जो ऐसे बोलो खाने का जो पार्ट है, खाने के जो आइटम्स हैं, जो चीजें वो हमारे दांतों में चिपक के रह गई, वहीं पर अटक गई। अब उसके अटकने की वजह से क्या होता है कि वहां पे बैक्टीरिया लगते हैं। बैक्टीरिया लगते हैं जो उस वो जो फूड है उस फूड पे अटैक करने आते हैं। फूड को वो डिग्रेड करते हैं, मतलब उसको आप खाते हैं, उनके लिए मोटे तौर पे बोल लो कि वो खाते हैं। और खास करके जो स्वीट्स होते हैं, जो मीठे फूड होते हैं, जो शुगर होता है, उसको खाते हैं और खा के वहां पे एसिड रिलीज कर देते हैं। बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में फंसे हुए फूड आइटम है उसको खाते हैं और वहाँ एसिड रिलीज कर देते हैं। अब वो एसिड क्या करता है कि हमारे दांत के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके दांतों को खत्म करने लगता है, क्योंकि दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना था, जो कि बेस था, बेसिक नेचर का था। तो बेसिक नेचर के होने की वजह से और उसका एसिडिक नेचर जो रिलीज हुआ, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे दांतों को डिके करने लगते हैं। तो इससे बचाने का उपाय क्या है? तो इससे बचाने का उपाय ये है कि भैया दांतों को अच्छे से साफ करो, उसमें बैक्टीरिया को नहीं कलेक्ट होने दो। खाने वाली जो भी चीजें, मतलब उसको खाने के बाद मुंह को अच्छे से धो, ताकि आपको समस्याएं ना हो। यूजुअली ऐसा कहते हैं कि अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला गया तो डीके बहुत आसानी से हो जाएगा। 5.5 से ज़्यादा है तो आसानी से डीके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, थोड़े बहुत एसिड से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नींबू खाओगे तो ऐसा नहीं कि नींबू से बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ एसिड आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा, वहाँ पे सड़ना तय है, वहाँ डीके होना तय है। ठीक है, फटाफट छापो एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक आज की क्लास। और किसी को समस्या हो, डाउट हो तो पूछ लो। चॉकलेट्स के साथ ऐसा होता है बेटा, क्यों मना करते हैं? क्योंकि चॉकलेट्स खाने पे ना वो मेल्ट होकर ना दांतों में बहुत आसानी से गैप्स में जाके चिपक जाते हैं। चॉकलेट दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि उनका चिपक जाना, उनका दांतों में अटक जाना और जिसपे बैक्टीरिया का अटैक हो जाना। ठीक है, अगर चॉकलेट खा के ब्रश कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टूथपेस्ट जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, वो साफ करते हैं दांत को। ठीक है, डन है निहारिका? दिक्कत? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। दिव्यांशु, तू मेरे को ताने मार रहा है? बेसिक बेस को थोड़ी साफ करता है। अच्छा, देखो, जो जो टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का है और हमारे दांतों के ऊपर जो एसिड्स कलेक्ट होते हैं वो उसको साफ करता है, ना कि दांत जो बेसिक है उसको साफ करता है। उसके ऊपर जो एसिड का लेयर कलेक्ट होता है उसको साफ करता है कंगना। ठीक है, चलो मैं चलो ठीक है। तो इसके साथ आज की सभा हम यहीं पे विराम लगाते हैं। अगले क्लास में इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर अगले क्लास में एंड हो जाएगा। टाइम बचेगा तो काहुत करेंगे। ठीक है, डन है। अब जिसको डाउट है डाउट पूछ सकते हो, जिसको डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है।
बोलो निहारिका, मॉड्यूल कोई डाउट है बताओ। अगले क्लास में पूरा चैप्टर होमवर्क होगा, पूरा चैप्टर अगले क्लास में, और दोनों चैप्टर का एक ही साथ में बोलूंगा सबमिट करने के लिए। नहीं, कोई रिडक्शन के चांसेस नहीं है सिलेबस के अभी तक। हाँ दिव्या, वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा बेटा, लेकिन रात को अपलोड होगा। हाँ मॉड्यूल करते रहो, अगले क्लास में फुल मॉड्यूल विल बी द होमवर्क। अच्छा होमवर्क से है, बोलो डाउट क्या है, बोलो बोलो निहारिका बोलो, ऑडियो ऑन करो, बोल बेटा, परमिशन दे रहा हूँ मैं, बोलो।